Students, today I will be starting class 11th accounts chapter number 10 special purpose book. So students हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 10। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर की नेम का मतलब पता होना चाहिए कि स्पेशल पर्पस क्या होता है। स्पेशल पर्पस बुक देखिए स्पेशल पर्पस तो आप समझते ही होंगे कि क्या मतलब होता है, यानी कोई स्पेसिफिक पर्पस, कोई स्पेसिफिक गोल। अब बुक का मतलब हम बुक्स अकाउंट पढ़ रहे हैं तो अकाउंट्स की बुक होगी बेसिकली। तो किसी स्पेशल पर्पस के लिए, किसी स्पेशल गोल के लिए एक बुक को तैयार किया जाना, उसी को स्पेशल पर्पस बुक बोला जाता है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। देखिए हमारी अकाउंटिंग की जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, वो कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो काफी बड़ी फील्ड है। बिजनेस ट्रांजैक्शन अनगिनत ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करता है, क्योंकि बिजनेस सिर्फ ना तो सिर्फ कैश पे चलता और ना ही सिर्फ क्रेडिट पे चलता, उसके अंदर सभी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। लाइक मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, सेल, कैश, क्रेडिट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और भी काफी सारी चीजें। तो इन सभी को हम एक बुक के अंदर रिकॉर्ड तो कर सकते हैं, बट मैं चाहूँ कि सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज को मैं समराइज करना चाहता हूँ, तो वो काफी मुश्किल होगा, क्योंकि वो सब ट्रांजेक्शन जो है वो एक ही बुक के अंदर मिक्स है, और मैं उनको ढूंढने में ही मेरा आधा टाइम खत्म हो जाएगा और मैं उनको समराइज अच्छी तरीके से नहीं कर पाऊंगा। तो क्यों ना ऐसा हो कि सभी एक स्पेसिफिक मटेरियल या स्पेसिफिक गोल की एक अलग फाइल बना दी जाए, अलग बुक बना दी जाए, जिससे हम जब समराइज करें अपनी ट्रांजेक्शंस को तो हम इजी वे में कर सकें। तो उसी को स्पेशल पर्पस बुक नाम दिया गया है। अब इसके 3 नेम होते हैं। पहला स्पेशल जनरल, दूसरा स्पेशल पर्पस बुक और तीसरा सब्सिडियरी बुक। तो इन सब में से तीनों नेम में से कोई एक भी नेम आ जाता है तो आप समझ जाइए बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन पूछा जा सकता है आपसे पेपर में, या फिर एमसीक्यू के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली हमें समझ में आ गया कि स्पेशल पर्पस बुक होता क्या है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन में बढ़ते हैं कि स्पेशल पर्पस बुक जो हम बनाते हैं वो किन किन चीजों को क्लासिफाइड कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर लिख रहा है। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल। तो ये सारी हमारी फील्ड्स हैं। इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी बुक्स को तैयार कर सकते हैं। लाइक मैं परचेज रिटर्न की मैंने एक अलग बुक बना ली, कैश की अलग, बैंक की अलग। अब जब मैं उनको समराइज करने बैठूंगा तो मैं अच्छी तरीके से समराइज कर सकता हूँ, और मैं जब इस तरीके से अपने वर्क क्लासिफाइड कर दूंगा और अच्छी तरीके से करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी काफी बेटर पाऊंगा। तो ये भी इसका बेनिफिट होता है ना। तो आपकी बुक के अंदर सब चीजें लिख रही होंगी। हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस कि इसकी एडवांटेजेस क्या होती है। सबसे पहला, डिविजन ऑफ वर्क, यानी कि जो हमारे मल्टीपल फील्ड्स के अंदर वर्क होता है वो डिवाइड हो जाता है, जिससे क्या होता है हम समराइज इजी वे कर सकते हैं। फिर स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, सेम वर्क इज हैंडल्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर कंसिडरेबल टाइम, thus he acquires specialization in it and become more efficient in handle it। इसका मतलब ये है कि जब हम एक बुक तैयार करते हैं तो उसको कोई एक ही स्पेसिफिक पर्सन हैंडल करता है। अब एक ही स्पेसिफिक पर्सन के हाथ में सभी चीजें हैं, कैश वाली, क्रेडिट वाली, बैंक वाली, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सभी चीज। तो क्यों ना हो ऐसा हो जाए कि जब सब बुक्स के अंदर हम डिवाइड तो बुक्स कर रहे हैं कि भाई कैश की अलग, क्रेडिट की अलग, उसकी अलग, तो उन सभी के ऊपर हम एक एक पर्सन भी बिठा दें कि आप इस बुक को मेंटेन करोगे, आप इसको बुक को। तो इसमें क्या होगा, हमारे काम की एफिशिएंसी काफी बढ़ जाएगी, काफी बेटर वे में वो वर्क होगा हमारा। और क्या है, सेविंग ऑफ टाइम, टाइम बचाने में काफी हेल्पफुल रहता है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सभी चीजों की इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है सही टाइम पर। एंड देन फैसिलिटी इन चेकिंग, जब हम किसी भी चीज को चेक करने उठते हैं तो हम किसी भी चीज को बिना किसी एरर के, बिना किसी वेस्टिंग ऑफ टाइम के इजीली चेक कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी होती है मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फैसिलिटी। एंड देन आफ्टर इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिवीजन ऑफ वर्क रिजल्ट इन असाइनिंग इन पर्टिकुलर जॉब टू अ पर्टिकुलर पर्सन। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम कोई वर्क अपना डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने के लिए उनको एक पर्टिकुलर पर्सन भी हैंडल करने के लिए चाहिए। तो ये क्या करता है, डिवीजन ऑफ वर्क के साथ साथ एक पर्टिकुलर जॉब भी प्रोवाइड कर रहा है एक पर्टिकुलर पर्सन को, कि आप ये बुक देखो, आप ये बुक देखो। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा काम तो अच्छे से हो रहा है, बट हमारे एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है कि सभी मेंबर अपना वर्क अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। तो ये भी एक इसका पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है। सो अब आगे बढ़ते हैं हम कैश बुक। तो बेसिकली कैश बुक क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है आपकी बुक के अंदर। आपने बुक खोल रखी होगी। सो कैश बुक क्या होता है बेसिकली, कैश बुक जब हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए तैयार करते हैं, नाम तो आप समझ गए होंगे, कैश यानी कैश रिलेटेड सारी चीजें।
तो कैश बुक के अंदर सारी कैश से रिलेटेड ही सारी चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो, चाहे वो कैश रिलेटेड हो, चाहे वो सेल्स रिलेटेड हो। जो भी ट्रांजेक्शन हमने कैश में कर रखी होगी वही रिकॉर्ड होगी कैश बुक के अंदर, अदरवाइज कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इसके अंदर नहीं की जाएगी। इन केस आपसे बोला जाए कि प्रीपेयर्ड आ कैश बुक इन द बुक्स ऑफ कॉलम, ठीक है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कैश बुक को प्रीपेड करो, आपको कुछ ट्रांजेक्शन गिवन होंगी। अभी हम इलस्ट्रेशन भी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो उसमें अगर आपको क्रेडिट की ट्रांजेक्शन दे रखी होगी, कंफ्यूज करने के लिए कैश की दे रखी होगी, तो जब किसी केस के अंदर हमें कैश बुक प्रीपेड करनी होती है तो हम क्रेडिट की या फिर किसी और अदर ट्रांजेक्शन को इग्नोर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, कैश की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तभी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है। अब देखिए कैश बुक के अंदर दो तरीके की चीजें होती हैं। पहला क्या, पहला होता है सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक यानी कि सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाना। अब आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि ओवरऑल कैश बुक के अंदर हम कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। हाँ करते तो है, बट इन दोनों में डिफरेंस जो आ जाता है वो आता है बैंक का, कि बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए या फिर नहीं। जब हम सिंगल कॉलम कैश बुक प्रीपेड करते हैं तो उसके अंदर बैंक का कॉलम प्रीपेड नहीं करते, उसके अंदर बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। एंड देन आफ्टर इज इसका दूसरी कैश बुक होती है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर क्या होता है, कैश बुक का भी कॉलम प्रीपेड करते हैं, उसके साथ साथ हम बैंक का भी प्रीपेड करते हैं। तो इन केस आपसे ही बोला जाए कि आपको प्रीपेड करनी है सिंगल कॉलम कैश बुक और उसके अंदर आपको बैंक की ट्रांजेक्शन दे रखी हो, तो आपको बैंक की ट्रांजेक्शन को इग्नोर करनी है, क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर बैंक का कॉलम नहीं आता। एंड देन इसी केस को अगर हम अपोजिट करके देखें, डबल कॉलम कैश बुक अगर आपको प्रीपेड करनी है और आपको उसके अंदर बैंकिंग ट्रांजेक्शन दे रखी है और कैश की भी दे रखी है, तो आपको दोनों ही इन्वॉल्व करनी है उसके अंदर। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर सभी चीजें आ जाती हैं, हमारे कैश भी और बैंक भी, और कैश की ट्रांजेक्शन तो होती है इसके अंदर रिकॉर्ड। तो अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा इसका फॉर्मेट, सिंपल कॉलम कैश बुक का। तो बेसिकली सबसे पहले हम सिंपल कॉलम कैश बुक को फिनिश करेंगे एंड देन आफ्टर डबल कॉलम कैश बुक पे बढ़ेंगे। पहले हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे 3-4, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल कॉलम कैश बुक का आपको लेजर सॉरी फॉर्मेट शो हो रहा होगा। तो पहले क्या होता है, इसके अंदर डेट होती है कि कौन सी डेट के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जा रही है, एंड देन पर्टिकुलर्स VNLF। अब देखिए VN का मतलब क्या होता है, यानी वाउचर नंबर। अगर आप कोई वाउचर प्रीपेड कर रहे हो, है ना, तो तब इसको रिकॉर्ड किया जाता है, अदरवाइज वाउचर नंबर के कॉलम को लिखा नहीं जाता फॉर्मेट के अंदर। आप मोस्टली देखोगे बुक के अंदर भी, आप इलस्ट्रेशन जाके देखोगे तो उसके अंदर वाउचर नंबर काफी कम ही फॉर्मेट के अंदर मिलेगा। तो मेन जो इसका फॉर्मेट है वो वाउचर नंबर को हटा कर है। वाउचर नंबर एक कंडीशन के बेस पर है, अगर हम वाउचर नंबर की कंडीशन कर रहे हैं तैयार तभी इसको रिकॉर्ड करेंगे, वो भी सिर्फ एक नंबर प्रोवाइड करने की। सो इसका मेन जो फॉर्मेट है वो क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। ये थी हमारी डेबिट साइड। एंड देन आफ्टर इस क्रेडिट साइड में सेम यही चीज है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। अब डेबिट साइड में क्या आती है, बेसिकली डेबिट साइड में आती है हमारी इनकम, कि कैश से रिलेटेड कितनी इनकम हमें हो रही है ड्यूरिंग ऑफ द ईयर के अंदर। और क्रेडिट साइड के अंदर आते हैं खर्चे, कि कैश से रिलेटेड हमें कितने खर्चे हो रहे हैं ड्यूरिंग ऑफ द ईयर में। लाइक मैं स्टेशनरी परचेज कर रहा हूँ कैश के अंदर, तो मैं लिखूंगा बाय स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी बाय स्टेशनरी अकाउंट, सिर्फ और सिर्फ। डेबिट क्रेडिट का कोई रोल नहीं होता है इसके अंदर। जब हम क्रेडिट साइड के अंदर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं। एंड देन डेबिट साइड की जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसके अंदर हम लगाते हैं टू, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस होता है डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड की ट्रांजेक्शन का। हो सकता है अभी आपके इतना समझ में ना आए, बट जब हम इलस्ट्रेशन इसके 3-4 सॉल्व कर लेंगे एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लेंगे तो आपकी सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट अभी आपको यह करना है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको बस एक बार रीड कर लेना है अपने घर पर बैठकर, कभी भी जो आपको फ्री टाइम हो। सो और क्या करते हैं, डेबिट साइड की जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें टू लगाते हैं, टू लिखकर, लाइक मैं सेल कर रहा हूँ कैश के अंदर, तो मुझे इनकम हो रही है सेल करने के अंदर, तो क्या करूंगा, टू सेल्स अकाउंट एंड देन उसका अमाउंट लिख दूंगा। ऐसी मैंने स्टेशनरी परचेज करी, खर्चा हुआ है परचेज करने में, तो बाय स्टेशनरी अकाउंट। तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड जो मेंटेन होकर चलेंगी हमारी। तो बेसिकली ये था हमारा क्या, कैश का फॉर्मेट, कैश बुक का फॉर्मेट। सो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इसके इलिस्ट्रेशन, और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे हम कैश बुक को कि वो होता क्या है।
आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हुई होंगी, क्या होता है कैश बुक, स्पेशल पर्पस बुक क्या होती है, उसकी एडवांटेजेस क्या होती है, क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। फिर भी अगर आपको किसी पार्ट के अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। एंड देन नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें इलिस्ट्रेशन की, वो मैं साथ में अपलोड करूंगा इस वीडियो के। अदरवाइज आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाके इजीली देख सकते हैं। सो if you understood for my video and all your doubts have been cleared, so subscribe to my channel, like, comment and share. Thank you.